हेलो मित्रों, मैं राहुल वर्मा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मानव भूगोल के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का विकास, जैसा कि हमें ज्ञात है, मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में विकास एवं अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इसका वर्णन किया। रेडजेल महोदय ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक का प्रकाशन 2 खंडों में किया। पहला 1881 व दूसरा 1891। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड व अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं का विकास हुआ। ये विचारधाराएं इस प्रकार हैं, या मानव भूगोल के विकास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा प्राचीन काल, जिसका समय प्रारंभ से 7वीं सदी तक माना गया है। दूसरा है हमारा मध्यकाल, इसका समय 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी व आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से अब तक जो वर्तमान में चल रहा है, इसके बारे में यह बताता है। आगे देखते हैं प्राचीन काल। सभ्यता मानव के आधुनिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। जैसा कि मानव प्रकृति में जितने भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ज्वालामुखी ऐसी जो वस्तुएं हैं या तत्व हैं, उनकी पूजा करता था। थेल्स व एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने प्रथम मानचित्र का निर्माता भी कहा जाता है, जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया कि मानव पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में एशिया व यूरोप के निवासियों की तुलना की और तुलना करते हुए कहा कि ठंडे प्रदेशों के लोग, जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर लेकिन चिंतन में कमजोर, जबकि गर्म प्रदेशों के निवासी वीर व चिंतनशील होते हैं। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड, जिसको हम ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं, में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का कार्य किया, और इस कारण ही इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विषय को सबसे पहले भूगोल शब्द नाम दिया, जबकि भूगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का श्रेय हेकेटियस को जाता है, इसलिए उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है।
दूसरा काल आता है हमारा मध्यकाल। इसके अंतर्गत 8वीं सदी में अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं जैसे कोलंबस ने अमेरिका की, वास्को डी गामा ने भारत की, नए देशों का खोज की या पता लगाया। जब कोलंबस भारत की खोज में निकला तो यह भारत को खोजते हुए अमेरिका जा पहुंचा और वहां के लोगों को इसने इंडियंस कहा, और यही कारण है कि अमेरिका की जो मूल प्रजाति है या जनजाति है उसको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। इस काल में नए प्रदेशों की खोज व प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया। प्रदेशों का वर्णन यह मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान क्लूवेरियस ने अपनी पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया। वह भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में विभाजित करने का कार्य किया। इसे भूगोल में द्विभागीकरण की क्रिया या द्विभागीकरण भी कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया। पहला है सामान्य भूगोल, दूसरा है विशिष्ट भूगोल या विशिष्ट भूगोल, और इस दोनों को ही द्विभागीकरण या भूगोल का द्विभागीकरण कहते हैं। तीसरा आता है हमारा आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला है जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसको जर्मन विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसको फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तीसरा है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसको अमेरिकी विचारधारा के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसको हम ब्रिटिश ज्योग्राफी के या ब्रिटिश विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जर्मन विचारधारा की। जर्मन विचारधारा या जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। वह भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मन लोगों को ही या जर्मन विद्वानों को ही जाता है। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसे नियतिवादी अवधारणा कहते हैं। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं में हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रॉबेल व रेडजेल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जर्मन विचारधारा ने केवल और केवल प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना है। उसने मानव को बिल्कुल नगण्य कहा है। आगे देखते हैं हम फ्रांसीसी विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत जर्मनी के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास
फ्रांस में ही देखने को मिलता है। प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ब्लास, जिसका नाम पूरा है पॉल डिला ब्लास, जीन ब्रोन्स, लुशियन फेब्रे प्रमुख रूप से आते हैं। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली बलवान माना गया है, जिसे संभववादी विचारधारा कहते हैं। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को ही श्रेष्ठ माना गया है प्रकृति की अपेक्षा, और इन्होंने कहा कि प्रकृति केवल संभावनाएं व्यक्त करती है, उस पर कार्य करने का काम केवल मनुष्य करता है, और इसी कारण मनुष्य प्रकृति से अधिक बलशाली व मूल्यवान है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुशियन फेब्रे नामक विद्वान ने किया था, जबकि संभववाद का जनक ब्लास महोदय को माना जाता है। अब बात करते हैं अमेरिकी व ब्रिटिश विचारधाराओं की। इस विचारधारा की प्रमुख भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सैम्पल, हंटिंगटन, ईशा बोमेन, कार्ल सावरकर, जिनको कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ग्रिफिथ टेलर, इनको नवनिश्चयवादी विचारधारा का जनक कहते हैं, हार्टबर्टसन, इनको प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है, मैकिंडर, जिन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की, इत्यादि प्रमुख रूप से आते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी का भूगोल में नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यह नवनिश्चयवादी या नवनिश्चयवादी, दूसरी संभववादी और तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवादी विचारधारा के रूप में आती है। इस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया है। यह विचारधारा कहती है कि ना तो मनुष्य बलवान है, ना ही प्रकृति बलवान है। अगर ये दोनों ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इनके दोनों के बिना जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती या जीवन की आशा नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख हैं सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल व सामाजिक भूगोल। 1950 के दशक में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जिसमें कुछ विचारधाराएं हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक क्रांति की या मात्रात्मक विचारधारा। भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को, दोबारा सुनिएगा, सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन महोदय ने 1963 में किया। मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल में सिद्धांतों एवं प्रदेशों के विकास के लिए किया गया था, जिससे इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके
मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद को माना जाता है। दूसरी बात करते हैं हम उग्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा। भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रियात्मक क्रिया स्वरूप हुआ। उग्र सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव व पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित मानी जाती है, जो कि निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं या निराकरण करती है। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर पीट व एंटीपोड पत्रिका का विशेष योगदान रहा है। आगे हम बात करते हैं व्यवहारवादी विचारधारा या आचारपरक विचारधारा के बारे में। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के निर्णय मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। मानसिक मानचित्र अवधारणा 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। इस विचारधारा के अनुसार एक भूगोलवेत्ता पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है, जिसके आधार पर निर्णय किया जाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है हमारा या अगली विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा का विकास तुआन व कर्क महोदयों द्वारा 1970 में किया गया। इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण व जीवन से है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।